Well, hello there. I'm Mani, the movie maniac, and what does it take to be a Pakistan cricket fan? ये वो सवाल है जो हम में से बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में कल के मैच के बाद से चल रहा है और इससे पहले भी बहुत बार चल चुका है। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक पाकिस्तान क्रिकेट फैन होना कैसा है। सिंपल इज दैट इट लिटरली टेक्स एवरीथिंग यू हैव गॉट। कल के मैच के बाद से अभी तक बहुत से लोगों की नींद हराम हो गई होगी, मतलब सोना मुश्किल हो गया होगा, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हमने जो एक टैग लगा दिया अनप्रेडिक्टेबल, जो कि वो हैं क्योंकि वो अच्छी टीम से इतना अच्छा खेलते हैं और जितनी छोटी टीम होगी उससे उसी के लेवल पे आके खेलेंगे। और सच बताएं तो हम सबको पता था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पिछले कुछ टाइम में मैचेस इतने क्लोज आना शुरू हो गए थे कि हमें पता था एक ना एक दिन हम अफगानिस्तान से हारेंगे। लेकिन इस मौके पर हारेंगे और इस तरह हारेंगे, ये शायद हम में से किसी ने भी इमेजिन ना किया हो। कल बहुत से लोगों का दिल टूटा है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे पता है प्लेयर्स का अपना भी दिल टूटा होगा, क्योंकि बाबर आजम की जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी वो भी मैंने देखी थी। उसमें जिस तरह से उनकी आवाज़ कपा रही थी बात करते हुए, उससे साफ जाहिर था कि बंदे का दिल तो टूटा है और बहुत ज़ोर से टूटा है। इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? इस सब का ज़िम्मेदार पीसीबी के चेयरमैन से लेके मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स तक सब इसके ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर सियासत बुरी तरीके से घुसी हुई है, जिनमें से एक पीसीबी भी है, पाकिस्तान क्रिकेट भी है। तो जब कोई नया वज़ीर आज़म आता है, उसका नया चेयरमैन आ जाता है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्टेबल चेयरमैन ही नहीं है, तो अंदर का सिस्टम कैसे स्टेबल रह सकता है? सबसे पहली बात। लेकिन खैर, हमें इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। हम अपने प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, जिनमें से सबसे पहले बाबर आजम, किंग बाबर। तो किंग बाबर हैं तो किंग, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छे बैट्समैन। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हर बड़े टूर्नामेंट में मतलब लगातार फेल। मतलब बीच की सीरीज़ आप अच्छी खेलते हैं, बहुत अच्छी खेलते हैं, 50 100 बनाते हैं लगातार, लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट आता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। आप किंग बाबर या बहुत बड़े लेवल के प्लेयर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आप बड़े टूर्नामेंट्स में अपने आप को साबित नहीं करेंगे, और बाबर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। अब बाबर को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता था, नहीं बनता, और वो अब साबित हो भी रहा है। विराट कोहली जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, एक तो उनको बेशक एडवांटेज है, लेकिन जहां उनको एडवांटेज नहीं भी था, ऑस्ट्रेलिया में पिछले T20 वर्ल्ड कप में, क्या वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? इसलिए ये होम एडवांटेज, ये सब एक साइड पे रख दें बात। जिस तरह से वो बंदा मेंटली स्टेबल, जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, भी बाबर को उस जगह पे पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन इसमें एक वजह ये भी है, कैप्टनसी का एक एक्स्ट्रा प्रेशर है बाबर के ऊपर, जो कि जब विराट कोहली पे था तो हमने देखा है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट हुई थी, और जब से वो हटे हैं तो उसके बाद से देखें उनकी परफॉर्मेंसेस दोबारा अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। तो मैं इसी हक में हूँ कि भाई बाबर आजम को कैप्टनसी से हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई बुरा कैप्टन है, लेकिन वो एक डिफेंसिव कैप्टन है। उसकी अप्रोच किसी को भी पसंद नहीं है, मेरे समेत। आपको कुछ बारियों में रिस्क लेने चाहिए, लेकिन हम फिर वही कौम है जो अगर उसमें रिस्क लिया और उसमें कुछ हो गया उल्टा सीधा, कोई स्कोर पड़ गया, कुछ हो गया, तो तब भी गालियां हम नहीं देनी है। इसलिए बाबर आजम साहब भी मजबूर हैं, कभी कभी उनको डिफेंसिव अप्रोच दिखानी पड़ती है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको इन सब से बालातर होकर सोचना पड़ता है एज अ कैप्टन। तो इस चीज़ के हवाले से मेरे ख्याल में बाबर आजम कैप्टनसी के लिए वाकई सूटेबल नहीं है। उसको एज अ बैट्समैन अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए बस। कल बहुत अच्छी बैटिंग की थी अंडर प्रेशर। एक तो बाबर आजम की ये बात समझ नहीं आती, जहाँ आसान पिच होती है वहाँ आउट हो जाता है, जहाँ मुश्किल पिच होती है वहाँ पे इतनी अच्छी बैटिंग कर जाता है। और कल जिस तरह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, उसके बाद अफसोस तो हो रहा है, लेकिन बात वही है, ये सब कुछ आपके अपने किए हुए फैसले हैं जिनकी वजह से हो रहा है। ये टीम वही टीम है जो आपने खुद सेलेक्ट की थी कि हम इनको पिछले टाइम से खिला रहे हैं, इनको हम लेकर चल रहे हैं ताकि इनको वर्ल्ड कप में अपने साथ रखें। तो ये सब वही लोग हैं जिन पे आपने भरोसा किया, जिनको लेके गए, इसलिए आप इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं कह सकते। इस सब की जिम्मेदारी बाबर आजम के ही ऊपर है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि शायद आपका कसूर है, बॉलिंग नहीं कर रहा, ये इसका कसूर है, वो ये नहीं कर रहा। आपको पता था कि उन सबकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप फिर भी उनको लेकर गए, तो इसका कौन कसूरवार हुआ? आप खुद हुए। इसके बाद आते हैं अपने वाइस कैप्टन शादाब खान साहब के ऊपर।
तो शादाब खान हम सबको पता है एक बहुत अच्छा प्लेयर है। हम जब भी उसके बारे में बात करते हैं कि वो अच्छा स्पिनर नहीं है या ये या वो सब इस टाइम पे मौजूदा जो करंटली उसकी फेस चल रही है उसको लेके बात की जाती है। और शादाब खान का तो हम सबको पता है कि वो एक टेस्ट और एक ओडीआई प्लेयर नहीं है, वो एक T20 प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है। तो हमने उसको ज़बरदस्ती ओडीआई में घुसाया हुआ था, ये सब कुछ तो होना था, और वो भी तब जब उसकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी और ये बात सबको पता थी, फिर भी उसको घुसाया पता। तो आप उससे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो करेगा? वो नहीं कर सकता भाई, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। और वर्ल्ड कप इतने पहले का अनाउंस हुआ है और आपने कोई स्पिनर ही ऐसा ट्रेन नहीं किया, उसामा मीर से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस जगह पे आके एकदम इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस देगा, आपके लिए विकेट निकाल लेगा? वो बच्चा बेचारा अभी ट्रेन ही नहीं है, उसको गिनती के आपने 2 मैच खिलाए और सीधा वर्ल्ड कप में उतार दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मोहम्मद नवाज़ की जहाँ तक बात है, उसकी स्पिन की क्वालिटी वो नहीं है जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की होती है। वो अब आप देख लें जिस तरह सईद अजमल लोग थे या वो यासिर शाह, इस तरह के जो होते हैं ये होते हैं स्पेशलिस्ट स्पिनर। तो मोहम्मद नवाज़ की वो बात शुरू से थी नहीं, हम फिर भी लेकर चल रहे थे, तो अब ये सब कुछ तो होना था। और वो भी तब जब आपको पता था कि इंडिया में मैचेस हैं, वहाँ पे होते ही स्पिन ट्रैक हैं, आपने फिर भी कोई स्पिनर ही ऐसा तैयार ही नहीं किया इस टाइम के अंदर। आप वही T20 के ऊपर फोकस करते रहे और वही, अब इस सारे PSL का क्या फ़ायदा जब आप एक क्वालिटी स्पिनर नहीं अपने मुल्क में से निकाल पा रहे। 22 करोड़ आवाम में से आप एक क्वालिटी स्पिनर नहीं निकाल पा रहे, और जो हैं उनको आप उस तरह कोच उस तरह ट्रेन ही नहीं कर पा रहे कि वो परफॉर्म करें, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी बड़ी PSL खेलने का। अब्दुल्ला शफीक शायद वो वाहिद बंदा है जिससे हम में से किसी को भी कोई शिकायत ना, उसके अलावा सबसे ही कोई ना कोई शिकायत है। इमामुल हक, वो पता नहीं उसके कार्ब्स और प्रोटीन्स और क्या क्या वो किस तरह के बयान दे रहा है। वो भाई तुमसे नहीं हो रहा जी, तुम्हें सिर्फ चाहिए अपनी रैंकिंग। आपको सारे पर्ची कहते थे ना, मैं इस बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आपको कोई पर्ची कहे, लेकिन आप एटलीस्ट अपने आप को साबित तो करो यार। सीरीज़ के अंदर आप रैंकिंग में टॉप पे रहे हो, ये वो, और जब जहाँ साबित करने का मौका आया, वर्ल्ड कप आया, वहाँ आपसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। हालांकि इतने सिंपल ट्रैक्स हैं, इतने अच्छे बैटिंग ट्रैक्स हैं, वहाँ पर आपसे नहीं हो रहा, तो कहाँ के प्लेयर हो आप? फ़खर जमान का रफ पैच चल रहा है, उस बंदे से बैटिंग हो नहीं रही, अभी उसकी इंजरी हुई हुई थी और अब कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट मैच के लिए अवेलेबल होगा। अब आप उसको किसकी जगह खिलाओगे? इमामुल हक की जगह। इमामुल हक खुद नहीं चल रहा, फ़खर जमान खुद नहीं चल रहा, ओ भाई किसको खिलाओगे अब आप? मतलब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ के नाम पे भी है ही नहीं बेंच स्ट्रेंथ आपके पास। अगर कोई ये कहता है कि मोहम्मद हारिस जो है वो बैठा हुआ है उसको खिला लें, मोहम्मद हारिस भी T20 प्लेयर है भाई, वो ODI का प्लेयर नहीं है। वो आएगा, वो 3-4 ओवर ही मैक्सिमम खेल सकता है, उसके बाद वो नहीं खेल सकेगा। ठीक है, आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक बेतुकी शॉट की देर है और उसकी भी कहानी ख़त्म। और ये हम पहले भी ODI में जब उसने किया है तो देख चुके हैं। हमारे इस वक्त जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो T20 माइंड सेट के हैं। हमारे पास ODI और टेस्ट की समझ रखने वाले प्लेयर्स बहुत कम हैं, इसलिए हम इन दोनों चीज़ों के अंदर पीछे रह गए। कहने को तो हम अभी भी ODI की नंबर 1 रैंकिंग टीम है, लेकिन जो हालात हैं आपको खुद भी पता है कि हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम ODI में नंबर 1 नहीं है। आपको अपने प्लेयर्स को ODI के लिए ट्रेन करना होगा। अब आपको चाहिए कि इस वक्त अगले 5 साल मनसूबा बनाएं, लेकिन हम वो कौम है ना जो कल की सोचते हैं कि कल क्या करेंगे या आज क्या करेंगे, अब अगली सीरीज़ में क्या होगा, इसके बाद की 5 साल बाद की किसको परवाह है? किसी को भी नहीं। मतलब इतनी मिसमैनेजमेंट। यानी हम सबको पाकिस्तान टीम का पता है, शायद यहाँ से भी क्वालिफाई करने का चांस है, लेकिन आप खुद बताएं क्या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है इस वक्त कि वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हरा सकें? और अगर फ़र्ज़ करें सेमीफाइनल में पहुँच भी जाते हैं, तो क्या ये दूसरी टीमों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि मतलब वो अच्छी क्रिकेट खेल के भी रह जाएं और पाकिस्तान ऐसी गंदी क्रिकेट खेल के भी पहुंच जाए? खैर, यहाँ से आगे गंदी क्रिकेट खेलेंगे तो फिर तो पहुंच ही नहीं सकते, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या ये दूसरी टीम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? पाकिस्तान टीम का हमें पता है एंड टाइम पे पीक करती है, यहाँ से भी शायद पीक कर जाए, क्या पता कर ही जाए, लेकिन फिर भी जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया है इसको भुलाया नहीं जा सकता। इसके ख़िलाफ़ तो एक्शन होगा और वो होना चाहिए। इवन मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अभी तक पाकिस्तान टीम को जो संभाला है वो उसी बंदे ने संभाला है, लेकिन कल की जिस तरह की शॉट खेल के वो आउट हुए, मतलब ऐसी ब्लली कौन मारता है? अल्लाह अल्लाह करके एक रिकॉर्ड टूटा था कि पावर प्ले में हमारा कोई 6 ही नहीं था। कल अब्दुल्ला शफीक ने 6 मारा, वो रिकॉर्ड तोड़ा, तो साथ ही एक और रिकॉर्ड भी टूट गया कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया। तो मीम्स आना शुरू हो गई हैं कि अम्मी नान लेने के लिए भेज रही हैं, अब मैं किस मुँह से जाऊँ? वाकई किस मुँह से जाएँ? क्या करें अब? और शकील को टीम में डाला कि वो स्पिन अच्छी खेलता है, उस बंदे ने एक 50 की, उसके बाद
पता नहीं क्यों किस तरह खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। सलमान अली आगा को डाला, सलमान अली आगा से पूरा एशिया कप परफॉर्म नहीं हुआ। हसन अली को डाला, हसन अली का मैंने पहले भी कहा था कि वो उम्मीद है कि अच्छी बॉलिंग करेगा, जो जितने सब उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं वो अच्छी बॉलिंग कर जाएगा, और अभी तक उस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की है। पिटा कौन? शाहीन शाह अफरीदी। हारिस रऊफ हमारा 150 वाला पेसर, मतलब उसको 150 की स्पीड से अब छक्के जा रहे हैं, और पहले ओवर के अंदर 24-17 खा के अगले ओवर मेडन करा देता है। ओ भाई ये कहाँ का इंसाफ है, वो कहाँ की लॉजिक है? एक पल ये कुछ होते हैं, अगले पल कुछ और हो जाते हैं। अब हम बताएं ना, हार्ट पेशेंट ना बने तो क्या बने, वेंटिलेटर पर हम ना जाएं तो कहाँ जाएं, जहनी मरीज हम ना बने तो क्या बने। कल तो फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो गई, और आप यूट्यूब के ऊपर लोगों के रिएक्शन देखें, लोग कैसे रोए हैं, लोगों की आंखों में आंसू। मतलब अवाम आपको इतना सपोर्ट करती है, और फिर इस तरह की चीज़ें। मेरे जैसा बंदा जो फिल्म्स का, सीरीज़ का इतना फ़ैन हो कि उसका अपना चैनल मानी मूवी मैनियक के नाम से हो, और फिर भी वो क्रिकेट के ऊपर वीडियोस बना रहा हो, तो आप खुद सोचें कि वो क्रिकेट के अंदर कितना इन्वेस्टेड होगा। मतलब क्रिकेट इज़ लव, लेकिन उसके बाद जब ये होता है ना, टीम इस तरह हारती है, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्या क्या कहें और कब तक कहें। हम तो कह कह के थक जाएंगे, और वो सुन सुन के थक जाएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। हमारी सपोर्ट अभी भी आपके साथ है, टीम के साथ है, लेकिन हमें टीम की कैपेबिलिटी अभी पता है कि इस वक्त टीम की वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों को हम हरा सकें। हमारा तो शायद बांग्लादेश से भी इस बार मैच फंस जाए। एशिया कप में तो हमने बासानी हरा दिया, क्योंकि हमारे तीनों फास्ट बॉलर उस टाइम फॉर्म में थे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या अब हम फिर मौजों का इंतज़ार करें, कुदरत का निज़ाम का इंतज़ार करें? कब तक ऐसे चलेगा यार? मेरी 2 लगातार वीडियोस क्रिकेट के ऊपर आ चुकी हैं, और ये तीसरी भी क्रिकेट के ही ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैं फ़िलहाल क्रिकेट के अलावा कुछ देख ही नहीं रहा। बीच में मैंने एक फ़िल्म देखी थी, मिशन इम्पॉसिबल 7, और उसका रिव्यू मैंने डाल दिया, जिसका चले मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और यहाँ आपको एंड पे शो भी हो जाएगी। लेकिन क्रिकेट की वजह से मैं वो सब कुछ छोड़ रहा हूँ। भाई कुछ तो करो यार, तो यार कुछ तो करो। और ये मैं जॉब पे बैठा हुआ हूँ, ये देखो शर्ट भी पहनी है, पीछे बैकग्राउंड से भी पता चल रहा होगा, मैं अपने काम के अंदर बैठा हुआ हूँ, फिर भी मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। यार कुछ तो करो। ख़त्म करते हैं उसी सवाल के साथ जो हम लेकर आए थे। व्हाट डज़ इट टेक टू बी अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन? इट टेक्स योर दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, फेफड़े। इट टेक्स लिटरली एवरीथिंग and still leaves you with heartbreaks and frustration. It takes all of your attention and leaves you nowhere. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।